Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी चैप्टर 3 चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बाकी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का एंड बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन ईजिएस्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, बता देती हूँ कहानी कैसे चलेगी। यानी इसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, यानी क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। एसटीडी, अरे एसटीडी पीसीओ वाला नहीं, ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडीज़ के बारे में देखेंगे और उनसे बचने के कुछ वेज। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए। दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए भाई, वक्त तो हम वैसे भी कभी वेस्ट नहीं करते, यानी जितना भी मैं बताती हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती हूँ। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना मैंने पहले ही बता दिया, कितना इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि यार ह्यूमन स्टडी है, आपको नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। वो चीज़ें जो आप सोचते रहते थे कि क्या होंगी क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग समझना ना, उसी में ही सबसे ज़रूरी है समझना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी सिर्फ आपको ही नहीं, हम ये समझते हैं कि प्यूबर्टी जैसे ही स्टार्ट होती है, इसमें हर एक बच्चे को, बॉय हो गर्ल हो कोई भी हो, सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो दुनिया भर में जो इतनी बीमारियां हो रही हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो बेटा आज जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे ना, तो मैं इतना मान सकती हूँ आप खुद भी एजुकेटेड हो जाओगे और आप अपने आसपास आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर जो भी आपको ऐसा लगता है आप इंफॉर्मेशन उसे दे सकते हो, आपके लिए ही बेटर रहेगा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, social and behavioral। कभी भी हम हेल्थ की डेफिनेशन देते हैं ना, अगर पिछले साल भी याद हो व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है हेल्दी पर्सन है तो मतलब दिख अच्छा रहा है भाई, खाता पीता अच्छा है। हेल्थ सभी एस्पेक्ट्स को लेके चलती है। सोशल वेलबींग, सोशल यानी भाई आप 4 लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो तो आपका जो है सही बिहेवियर है ना, वहाँ से आपके रिलेशंस बाकी लोगों के साथ अच्छे हैं। मेंटल वेलबींग यानी आपके दिमाग में शांति है, पीस है, आप जो है अपने आप से ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। और जो है हम ले सकते हैं फिजिकल, ऑफकोर्स आपकी बॉडी वगैरह फिट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिहेवियरल, यानी आपका बाकी लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है। तो इन सभी को मिला के मानी जाती है हेल्थ। एंड नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो मीन्स द सेम, कि रिप्रोडक्शन में इन चारों चीज़ों में आप कैसे एक्सेल करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंश्योर्स अ रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात समझो, एक तो हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं और एक ये लाइफ होती है जिसमें प्यूबर्टी से यानी एडोलेसेंस से लेके जो जो भी बेटा आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं उनको आप कैसे टैकल कर सकते हो। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी होती चाहिए। बिकॉज देखो होता क्या है कि प्यूबर्टी एडोलेसेंस में ये सब चीज़ें तो समझ जाते हैं, लेकिन आगे प्रिवेंशन मेथड्स यानी कौन सी चीज़ सही है गलत है उसकी समझ भी होनी चाहिए। तो तभी यही रीज़न है कि इस टॉपिक को क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, लाइक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी सब्जेक्ट हो सभी को ये टॉपिक पढ़ाया जाता है ताकि ये नॉलेज रहे। सम ऑफ द एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड एंड रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर। अब क्या क्या देखोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, देखो ओवर पॉपुलेशन, इट्स इल इफेक्ट्स एंड मेथड्स टू चेक इट। आप सोच रहे मैम ओवर पॉपुलेशन, ऑफकोर्स रिप्रोडक्शन में ही आएगा। क्यों भाई? पिछले वीडियोस में देखा नहीं तो ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, तो ओवर पॉपुलेशन को भी चेक करना है। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसटीडीज। मैक्सिमम लोगों को मैं आज आपको बता दूं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने खुद के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा ऑर्गन में क्या काम होता है, कौन सी एक्टिविटी से बीमारी हो सकती है या किसका कैसा केयर करना है, तो वो ज़्यादातर लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है। तो इस टॉपिक में हम वही देखने वाले हैं, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने कहा प्यूबर्टी वाले बच्चे यानी 10 साल की उम्र से जितने भी बड़े बच्चे हैं उन सभी को इसका नॉलेज होना चाहिए। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, यानी बर्थ जो है उसे कैसे कंट्रोल कर सके, अनवांटेड बर्थ की यहाँ पे बात है। केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो बेबी को बर्थ देना चाहते हैं यानी प्रेगनेंसी के टाइम जो है मदर का केयर कैसे होना चाहिए और बच्चे का
ताकि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो वो हेल्दी हो, उसके बारे में स्टडी होगी। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, क्योंकि यार आप देखोगे न्यूज़पेपर में, टीवीज़ में आए दिन जो है सेक्स के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस, सेक्स अब्यूज़ क्या होता है, देखो इन सब चीज़ों में जो है ना अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। होपफुली आप लोगों ने इनिशियल क्लासेस में 6th-7th में गुड टच बैड टच पढ़ा था, इससे कहानी हम और आगे लेके जाएंगे। आई होप आइडिया लग गया होगा। चलिए भाई, लेट्स बिगिन विथ पॉपुलेशन कंट्रोल। नाम बोलोगे मैम काफ़ी आसान है, लेकिन इसको समझना चाहिए। अनवांटेड पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इतने सारे एक साथ जो है नहीं, पहले ज़माने में होता था इंडिया में एक साल जो है 10-15 बच्चे पैदा हो जाते थे भाई। क्यों होते थे, तो बात ये हम मान सकते हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं थे। जो अवेयर नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनअवेयर। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के अनअवेयर थे, क्या क्या बैरियर मेथड्स यूज़ करे जा सकते हैं, तो उन सब से ये सब अनअवेयर थे। और इतनी सारी पॉपुलेशन होने की वजह से होता क्या है, चीज़ें, रिसोर्सेज कम पड़ने लगती हैं, रिसोर्सेज की ज़रूरत ज़्यादा है और कम पड़ने लगी, इसे ही हम कहते हैं पॉवर्टी, गरीबी, ये सब चीज़ें जो आती हैं देशों में, दैट इज़ एक्चुअली मेनली ड्यू टू पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम आती है। तभी आपने देखा होगा काफ़ी कंट्रीज़ ने पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स भी लिए हैं। तो आ जाता है मेरा सवाल पहला कि किसी को पता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर लिए हैं। अगर ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पता हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलिए, अब having pregnancies too frequently and giving childbirth at quick succession reduce mother's health and vitality and cause mental strain। पहली चीज, ओवर पॉपुलेशन से कंट्री को तो, जो जिस एरिया में आप रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, उससे तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लगेंगे भाई, रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए यार, खाना चाहिए, पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए, पैसे चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई, है ना। बच्चे बढ़ेंगे, आप खुद ही इमेजिन करो, आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, मान लो है ना, आप घर में हो, आपके घर में मेहमान आ गए, तो आज एक दूध का पैकेट लाते हो, वैसे डेली रोज़ एक दूध का पैकेट यूज़ करते हैं हम घर में, जैसे ही मेहमान आए 3 दूध के पैकेट आ गए, चीज़ें बढ़ गई, राशन बढ़ गया। तो ये तो अभी टेम्पररी मेहमान आए थे। जिन घरों में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी ओवर पॉपुलेशन, एक घर की बात छोड़ो, पूरी कंट्री ले लो, तो रिसोर्सेज की नीड वैसे ही बढ़ जाती है। आई होप यू गॉट इट। नंबर 2, ना सिर्फ रिसोर्सेज, अगर जो मदर है बेटा, मदर कंटिन्यूसली, आपने ये सुना होगा कि एक चाइल्ड बर्थ से दूसरे चाइल्ड बर्थ का गैप होना चाहिए, 3 इयर्स का एक गैप माना जाता है। क्यों? ताकि बेटा माँ को, जिसको जन्म देना है, बताते हो ना कितना पेन होता है, लेबर पेन जिसे कहा जाता है, तो उसमें जो है मदर की हेल्थ, मेंटल स्ट्रेन, काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। एंड कंटिन्यूस बर्थ से जो है ये सब चीज़ें डिग्रेड होती हैं, यानी हम एक बच्चा पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन एक पिछली वाली जो लाइफ है उसको भी तो हम स्ट्रेन आउट कर ही रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। लार्ज फैमिलीज आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ टेंशन, दे ऑल्सो एड टू आर ऑलरेडी एक्सप्लोडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है पैदा कर लिए, देखो फैमिली में खुद भी प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं, और ऑन द अदर हैंड कंट्री पे जो है ओवर पॉपुलेशन का टेंशन भी बड़ा ही रहता है। Thus, there is an urgent need to have a general awareness in our society regarding advantages of small families, keeping sufficient spacing between successive birth and prevention of unwanted pregnancies। क्या समझ रहे हो? देखो, इसका मतलब ये नहीं है, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कि बच्चे तो पैदा करने होंगे ना, फैमिली की जनरेशन आगे बढ़ानी है। वो बात एक तरफ से ठीक है, लेकिन दैट शुड ऑल्सो बी लिमिटेड। देखो, जीवन में कोई भी काम होता है, हमेशा कहती हूँ मैं, नॉर्मैलिटी में होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत, कम हुआ तो भी। तो नॉर्मैलिटी में, यानी स्मॉल फैमिलीज़ कहती है गवर्नमेंट, यही चाहती है कि स्मॉल फैमिलीज़ हो, और जो है सक्सेसिव बर्थ, यानी एक बच्चा पैदा हुआ और दूसरा पैदा होना है, तो उसमें 3 ईयर्स का वैसे गैप माना जाता है कि ये बेटर रहता है, ताकि मदर की जो हेल्थ है वो भी बेटर रहे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी बात पता है क्या है, कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी हेल्थ भी मेंटेन रहे। क्योंकि माने एक बच्चा पैदा किया, ठीक है, अब दूसरा बिना गैप में हुआ, तो मदर भी जो है इतनी अच्छी हेल्थ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल श्योरली अफेक्ट द चाइल्ड एज वेल। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, फिर क्या होता है, ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, आगे बीमारियां आती हैं उनको, यानी कोई ना कोई बोल सकते हैं प्री मेच्योर बर्थ होता है, या फिर ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो यानी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे चल के प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो आई होप इन सबको पहले ही अगर प्रिवेंट कर लिया जाए तो क्यों नहीं। ऑलराइट, the regulation of conception by preventive measures or devices to control the number of offspring is called birth control। अब यही सवाल आ रहा होगा, बोला मैम ठीक है, बोल तो दिया ओवर पॉपुलेशन है, कंट्रोल करना है, कैसे? इन मेथड्स को कहते हैं बर्थ कंट्रोल। काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसे आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप प्रेगनेंसी को यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सको। द रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन यानी क्या? देखो मैंने आपको बोला है, आपको पहले ही बताया है, जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो वर्ड जो है इंटर रिलेटेड आएंगे, काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। कंसेप्शन यानी क्या? बच्चा पैदा करना, ठीक है, कंसेप्शन बच्चा पैदा करना। और जो है एक्टिविटी, सेक्स की एक्टिविटी के लिए आपको वर्ड्स मिलेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बायोलॉजिकली आप इसको बोलोगे कैसे? सेक्सुअल इंटरकोर्स कह सकते हो। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए भाई, ये डेफिनेशन लिख ली होगी बिलीव करती हूँ बर्थ कंट्रोल की। वैसे मैं कहती हूँ नोट्स कैसे बनाया करो अपनी लैंग्वेज में, यानी जो मैंने लिखा होता है उसको कोशिश करके अपनी लैंग्वेज में रखा करो। एंड अगर ऐसे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हो, प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो एज इट इज़ नोट कर लिया करें। नाउ आते हैं एक छोटे से डू यू नो फैक्ट पे। इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग एज द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इन 1951। आप समझो ये हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो दुनिया की सबसे पहली कंट्री बनी है जिसने जो है क्या अडॉप्ट किया है? फैमिली प्लानिंग, यानी अपनी फैमिली को प्लान करने का चलना। जैसे 2 बच्चे बोलते हैं ना, 2 बच्चे ही अच्छे, ऐसे अपनी फैमिली प्लानिंग किसने? सोचोगे मैम अमेरिका है और इंग्लैंड है, पर उसमें से भी हम पहले थे। यस, इंडिया ने ही सबसे पहले अडॉप्ट किए थे फैमिली प्लानिंग इन द ईयर 1951। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है एंड दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर ओलंपियाड्स, तो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल है। आगे आते हैं। A number of preventive methods or devices have been developed for birth control. The methods or devices of birth control which deliberately prevent fertilization. Prevent का मतलब क्या? 2 वर्ड सुने होंगे आपने, प्रिवेंशन और क्योर। ये वर्ड सुना है, एक है प्रिवेंशन और एक है क्योर। और इसके बीच में इतना स्पेस क्यों छोड़ा है पलक मैम ने? तो इसकी भी एक वजह है। मैं कोई भी काम करूं उसकी वजह होती है। प्रिवेंशन है, क्योर है, और यहाँ पे मैं 3 शब्द और लिख दूंगी, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। समझ आ रही है? राइटिंग है, टेढ़ा लिख रही थी इसलिए। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, इसका मतलब क्या होता है कि देखो, प्रिवेंशन मतलब होता है कोई बीमारी होने से पहले ही उसको बचा लो, यानी ऐसे काम करो कि बीमारी हो ही ना। और क्योर यानी बीमारी अब हो गई तो उसको ठीक कर लो। तो प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर का मतलब ये है, आप कंडीशन ही ऐसी बना लो, आप काम ही ऐसे करो कि आपको वो बीमारी ना हो। जैसे कि मान लो है ना, सर्दी हो रही है बहुत और आप गए, आपने जाके सूप की जगह आइसक्रीम खा ली, तो आपने क्या किया? आपने बुलावा दिया है, न्योता दिया है सर्दी और खांसी को कि आओ। और अगर आपने उसकी जगह स्मार्ट वे अपनाई, नहीं यार हम गर्म चीज़ें पियेंगे, बढ़िया गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, तो आप बचे रहोगे। दैट इज़ बेसिकली प्रिवेंशन। सो आई होप ये बात आपको समझ आई। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं। ये ऐसे मेथड हैं, ये कोशिश करेंगे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो, यानी स्पर्म्स जो है फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज नहीं करें। ये सारे मेथड्स उसी के लिए हैं। तो ये है प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, द मेथड्स और डिवाइसेस ऑफ बर्थ कंट्रोल which deliberately prevent fertilization, that is fusion of male gamete with female gamete, are referred to as contraception. कॉन्ट्रासेप्शन नामक आपने सुने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्डम्स, फेमिडोम्स और जो है आपने कॉपर टी लूप्स, ये सब वर्ड सुने होंगे। ये सब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मेन काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पूरा पढ़ चुके हैं। मेल गैमेट यानी क्या होता है? स्पर्म, फीमेल गैमेट एग होता है, इनके फ्यूजन को रोकना, क्योंकि बेटा इनका फ्यूजन हो गया तो बच्चा तो आएगा ही, ठीक है। These methods help women to avoid unwanted pregnancies. Let's come to another do you know fact. उत्तर प्रदेश यानी हमारा जो यूपी है, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन। और बोलोगे मैम ये तो हमें पहले से ही पता था। अच्छी बात है, इसे पता ही रखो बिकॉज ओलंपियाड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यानी हमारा जो यूपी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड से, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है अपनी पूरी कंट्री का। भाई बहुत पॉपुलेशन है। और किसी को अगर अभी लेटेस्ट वाली एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता हो तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ।
और ये मत सोचना कि कमेंट सेक्शन में बताया तो पलक मैम कैसे देखेंगी, मैं बिल्कुल देखती हूँ, मैं वीडियो के बाद में कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ बिल्कुल, जिसने आंसर दिए हैं। तो जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी यूपी की अभी करंट पॉपुलेशन क्या है वो कमेंट करके बताएं। आगे आते हैं, चलिए अब मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो एकदम लेट के बैठे हुए थे बिल्कुल सीधे हो जाए, इन सब चीज़ों को आप नोट करोगे। दीज मेथड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। 5 मेथड्स हैं, कौन से हैं? नंबर 1 बैरियर मेथड। बैरियर मेथड इज बेसिकली जो है आप अपने रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके आउटर सरफेस पे लगा सकते हो। बैरियर मतलब क्या होता है, जैसे मैं जो है यहाँ से चल के जाऊँ, है ना, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है लेकिन ये दरवाज़ा बंद है, तो दरवाज़ा क्या हो गया, मेरे लिए बैरियर हो गया। तो वैसे ही बैरियर मेथड्स बेसिकली जब आप कॉन्डम्स फेमिडोम्स देखते हो तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे पीनस हो गया या फेमिडोम्स वगैरह हो गए, वजाइना के अंदर लगते हैं, तो ये आउटरली बैरिएट करते हैं, बैरियर देते हैं किसको, एंटरिंग स्पर्म्स को। आई होप इट्स क्लियर। अभी बोलोगे मैम इतना ही बताना था, नहीं, आगे एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ नाम के साथ आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। सेकेंड है केमिकल मेथड्स। अब केमिकल वर्ड सुनते ही समझ आ रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ जो है आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं इसमें। नंबर 3 IUCD, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यूट्राइन वर्ड आया है तो समझदार हो, फीमेल्स में ही लगेगा ये, यानी यूट्रस से कहीं ना कहीं होके मैम कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अभी बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड है समझो। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड्स, यानी इन सबको यूज़ ना करते हुए कुछ ऐसे नेचर में नेचुरल मेथड्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट आते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो हैं इसमें जो है बोलते हैं ना कि फसाद की जड़ ही हटा दी, है ना, बोलते हैं रूट से ही उस कॉज को हटा दिया, यानी वैसेक्टमी ट्यूबिक्टमी आप देखोगे जिसमें जो है हम स्ट्रक्चर्स को ही हटा देंगे वहाँ से, सर्जिकली उन्हें रिमूव कर देंगे। तो क्या होगा, फिर तो बोलोगे मैम चांस ही नहीं है कि जो है प्रेगनेंसी हो। ऑलराइट, चलिए लेट्स बिगिन विथ नंबर 1 बैरियर मेथड। दीज आर फिजिकल डिवाइसेस। देखो इसके लिए सबसे बेहतरीन वर्ड है फिजिकल। फिजिकल यानी क्या, ये जो सामने से बैरियर लगाना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोपुलेशन। अगेन सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक और वर्ड क्या है, कोपुलेशन। आप बेटा साइंटिफिकली वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखोगे पूरा वर्ड या फिर कोपुलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, सही तरीका यही आंसर लिखने का। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STD की मैंने बात करी थी और STD आगे भी देखोगे। सम कॉमन बैरियर मेथड्स आर, नंबर 1 सबसे कॉमन जिसे कहा जाता है कॉन्डम्स। दीज आर थिन स्ट्रॉन्ग रबर शीट्स यूज्ड बाय मैन टू कवर द इरेक्ट पीनस, यानी मैंने क्या कहा था, कॉन्डम्स जो होते हैं, कॉन्डम्स यूज करे जाते हैं मेन की पीनस को कवर करने के लिए, इस टाइप के कुछ दिखते हैं। और कॉन्डम जो है ना पूरे स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी बहुत ही थिन होते हैं, इलास्टिक रबर जैसे होते हैं, और उन्हें जो है मेल की पीनस पे हम कवर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कितनी ऑब्वियस सी बात है कि स्पर्म जो है बेटा बाहर ही नहीं निकलेंगे और उसी में कलेक्ट हो जाएंगे। इट इज सिंपल, इफेक्टिव एंड वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव दैट हैज नो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्यों नहीं होगा यार, फिजिकली कोई चीज़ लगाओगे क्या ही साइड इफेक्ट होगा, है कि नहीं। यानी आप केमिकली अगर किसी चीज़ को इनटेक कर रहे हो तो फर्क पड़ सकता है। It checks pregnancy by preventing deposition of semen in the vagina. This method gives best results when used regularly and put on before starting coital activities. Sexual intercourse की जो एक्टिविटी होती है, यानी सेक्स एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, उसे साइंटिफिकली कोइटल एक्टिविटी भी कहा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो बेटा कॉमन लैंग्वेज में आप वर्ड सेक्स सुनते हो लेकिन आप साइंटिफिकली इसे ऐसे नहीं कहते, आप क्या कह सकते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोपुलेशन या कोइटल एक्टिविटीज। तो अगेन समझ गए होगे, अगर जो है हमारे पीनस के ऊपर क्या लगाया गया है, कॉन्डम, तो कॉन्डम क्या होगा, सेमेन को वजाइना में जाने से प्रिवेंट करेगा, तो उसे सही टाइम पे सही तरीके से यूज करेंगे तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है। नेक्स्ट आता है फेमिडोम। अब फेमिडोम का मतलब यहीं से समझ जाओ, फेमी यानी फीमेल से, तो ये फीमेल वाला कॉन्डम कहते हैं इसे। इट इज़ नॉट अ कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और ये बहुत ही कॉमन नहीं होता है यूजुअली। फेमिडोम भी कॉन्डम जैसा ही होता है, थिन रबर का होता है या पॉलीयूरेथिन ट्यूब रहता है जिसे फीमेल के वजाइना के अंदर इस तरह से इंसर्ट किया जाता है। तो यानी जैसे हम मेल के पीनस पे लगा रहे थे कॉन्डम, वैसे ही फीमेल की वजाइनल की ओपनिंग में लगाया जा रहा है ये फेमिडोम। तो इससे क्या होगा, जब भी पीनस का इंसर्शन होगा तो यहाँ पे अगर मान लो सेमेन का इजेक्शन हुआ है तो वो यहीं के यहीं रह जाएगा एंड एक्टिविटी के बाद जो है इसे रिमूव कर लिया जाएगा, तो यानी बॉडी के अंदर जो है सेमेन नहीं गया, अगेन प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है।
लास्ट लाइन एक बार पढ़ लेते हैं. A femidome is a thin rubber or polyurethane tube which fits inside vagina. It is used by female just before starting coital activities. Very clear. थर्ड आ जाओ, डायफ्राम या जिसे सर्विकल कैप भी कहा जाता है. It is a flexible rubber plastic cover that is fitted over the cervix in the female's vagina. अब क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कि यहाँ पे यूट्रस है, यहाँ वजाइना है और उनके बीच की जो ओपनिंग होती है उसका नाम होता है सर्विक्स. तो सर्विक्स में हम क्या लगा देते हैं, डायफ्राम लगा देते हैं. डायफ्राम क्या होता है, एक कैप टाइप होता है, जैसे सर पे टोपी लगाते हो, सर पे टोपी लगाते हैं तो मान लो सर्विक्स में हमने क्या किया, इस टोपी को उल्टा करके ऐसे लगा दिया, तो क्या होगा, इट चेक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूट्रस. यानी अब अगर सेमन एंटर भी करेगा ना तो वो जा नहीं पाएगा पूरी बॉडी में, क्योंकि वो कैप बैरियर हो गया. तभी तो इसका नाम है बैरियर मेथड, फिजिकल बैरियर हो गया ये. These are smeared with a spermicidal jelly or cream and must be keep fitted for at least 6 hours after sexual intercourse. So कितने टाइम तक के लिए है ये, एटलीस्ट 6 आवर्स तक आपको इसको फिट रखना होता है. क्या नाम है, डायफ्राम. अब बहुत ही मुझे लगता है आसान सा क्वेश्चन है, अगर आ गया कि डायफ्राम किस में यूज होता है तो फीमेल्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा सर्विकल कैप है और सर्विक्स होता ही फीमेल्स में है. कहानी आसान है, समझ आया कि नहीं. चलिए सेकेंड आते हैं केमिकल मेथड्स पे. आई होप बैरियर मेथड्स बिल्कुल ही क्लियर होंगे, कुछ नहीं 3 टाइप्स के देखे थे, डायफ्राम भी क्लियर होगा. अब आओ केमिकल मेथड्स. केमिकल वर्ड आते ही समझ आ रहा है कि मैम कुछ ना कुछ केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं. अब केमिकल मतलब ऐसा एसिड वगैरह नहीं डाला जा रहा है, केमिकल से यही समझते हो. केमिकल्स इन द सेंस कि कोई भी आप टैबलेट्स ले लो या फिर ओरल पिल्स ले लो इस फॉर्म में, या फिर कोई भी ऐसी टाइप की क्रीम्स ले लो, ये सब आते हैं केमिकल मेथड्स में. जैसे फोम, टैबलेट्स, जेलीज, पेस्ट, क्रीम्स एंड स्पर्मिसाइड्स आर सम कॉमन केमिकल्स यूज्ड बाय फीमेल्स. अब सोचो कि मैम फीमेल्स क्यों यूज़ करती है, क्योंकि बेटा फीमेल की बॉडी में ही तो जाएंगे स्पर्म्स. अब वहाँ पे रोकना है उन्हें, वहाँ पे रोकने के लिए स्पर्मिसाइड एक वर्ड सुना है. साइड, ये वो वाला साइड नहीं कि साइड हो जाए भाई, स्पर्मिसाइड, CIDE वर्ड कहीं भी देखोगे ये एक्चुअली एक सफिक्स होता है. सफिक्स यानी क्या, किसी भी वर्ड के बाद में लगने वाला. तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताऊं क्या क्या सुने होंगे आपने. एक है सुसाइड, जो कि करना नहीं चाहिए. एक है पेस्टिसाइड, ऐसे सुने हैं. इंसेक्टिसाइड, ऐसा वर्ड सुने होंगे आपने, क्रॉप वगैरह के बारे में जब पढ़ा है तब ये वर्ड सुने हैं. तो इसमें ये जो साइड है इसका मतलब ये तो नहीं साइड हो जाओ, ये साइड का मतलब होता है टू किल, है ना, टू किल. तो आपने पीछे क्या देखा, जब ये वर्ड आ गया स्पर्मिसाइड, तो यानी आप ऐसा कोई केमिकल ले रहे हो, है ना, ऐसा कोई केमिकल है जो स्पर्म्स अगर मान लो एंट्री कर भी लिए फीमेल की बॉडी में तो भी वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, है ना. क्या समझ रहे हो भाई. कब यूज़ करोगे ये सब मेथड्स, जब आप चाहते हो कि एक तो या तो पहले ही यूज़ कर लो ताकि स्पर्म की अगर एंट्री हो भी तो उसको एक ऐसा मीडियम मिले जहाँ वो मर जाए. ऐसा होता है ना कि कोई इंसान को आप जो है ठीक है घुटन में रखो उसको, कोई ऐसे जो छोटा सा कमरा है और आपने हवा ववा कुछ नहीं रखी है तो इंसान क्या घुटन से ही मर जाएगा. तो वैसे ही यहाँ पे होता है स्पर्मिसाइड, यानी आप ऐसे टाइप के कुछ केमिकल्स यूज़ करो, जेलीज हो, पिल्स हो ओरल, जिससे ये स्पर्म जो है मर जाए. तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वही बात हो गई, स्पर्म्स नहीं रहेंगे तो क्या ही काम होगा, क्योंकि मेन हमारा पर्पस वही है. So these are placed inside the vagina. These chemicals adhere to the mucous membrane and immobilize and kill the sperm. So ऐसे एक क्लिनिक आ गया है, सबके अलग अलग मेथड्स है. कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में है, कुछ जेलीज आप यूज़ कर सकते हो, so on and so forth, जिससे स्पर्म्स जो है ख़त्म हो जाए. Oral pills are also used to check ovulation. These are mainly hormonal preparations and contain estrogen and progesterone. तो ये सब जो है केमिकल इसलिए का है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स के मिक्सचर से बने हुए होते हैं. तो केमिकली आप इनको इनटेक कर सकते हैं और बॉडी को वो डिफरेंट वे से अटैक करेंगे. यानी अटैक का मेरा यहाँ मतलब था, है ना, ये मत समझना हम कौन सा अटैक हो रहा है, कौन सा वर्ल्ड वॉर हो गया. इन द सेंस यानी स्पर्म्स को अलग अलग वे से अटैक करेंगे. एक फिजिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड है, मतलब अलग अलग टाइप के मेथड्स हमने ले लिया है. पहला बैरियर में फिजिकली था, अब यहाँ फिजिकली बेटा कुछ नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कि मैंने टैबलेट रख दी, है ना, मैंने टैबलेट रख दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे और वहीं से काम हो जाएगा. नहीं, आप उसे इनटेक कर रहे हो या फिर जेलीज यूज़ कर रहे हो, यानी कुछ ना कुछ केमिकल्स हार्मोन से मिलके बना हुआ है ये. ऑलराइट,
These prevent development of egg and ovulation by inhibiting secretion of FSH. जो ओरल पिल्स लिए जाते हैं ये क्या करते हैं, ओविलेशन ही नहीं होने देते हैं. ये क्या करते हैं, ओविलेशन ही नहीं होते. तो एग नहीं रहेगा तो स्पर्म्स आ भी जाए तो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, बोलोगे मैम ये बात भी सही है. The oral pills act on hypothalamus, pituitary and the ovaries. They are called oral contraceptives. OCs कहा जाता है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पढ़ते हो ये भी समझ रहे होगे, कोई भी चीज़ यार बॉडी के किसी ऑर्गन को अफेक्ट करे, केमिकल्स आप जब भी लेते हो ना तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट होता है. तभी जो है बैरियर मेथड्स को और इवन जो आगे नेचुरल मेथड्स आएगा इन्हें वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स माना जाता है ताकि साइड इफेक्ट नहीं हो कोई भी बॉडी पे. Vaginal pills are drug preparations which contain spermicides. They are used before copulation by women. समझ रहे हो, यानी ऐसे कुछ भी ड्रग्स होते हैं, ये vaginal pills जो होते हैं ये पहले लिए जाते हैं कॉपुलेशन के. मैम पहले से क्या होता है बेटा, केमिकल्स हैं ये. जैसे दवाई, बुखार हो रहा है, दवाई ली तो ऐसा तो नहीं 2 मिनट में असर हो जाएगा, है ना. 2 मिनट नहीं, एटलीस्ट आपको जो है 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर लगता है ताकि दवाई असर करे. तो सिमिलरली ये भी तो ओरल पिल्स ही हैं. इनको आप लोगे कोपुलेशन से पहले ताकि इनका असर चालू हो जाए. असर चालू होने में क्या करेंगे, ये स्पर्म्स को किल कर देंगे. दे विल एक्ट एज अ स्पर्मिसाइड ड्यूरिंग कोपुलेशन. तो इसीलिए कोपुलेशन से पहले यूज़ करते हैं ताकि ये जो है ना अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर दें. ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, IUCD. फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ये डिवाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें ना उल्टा आंसर मत दे देना. यूट्राइन, यूट्रस किसके पास होता है, फीमेल्स के पास. तो ये मेथड कौन यूज कर सकता है, फीमेल्स. आई होप इट्स वेरी क्लियर. मैक्सिमम मेथड्स आपको जितने दिखेंगे ना वो फीमेल से रिलेटेड हैं. ओके, मेल से रिलेटेड हमने सिर्फ मेनली क्या देखा है, फिजिकल मेथड. और आगे बेटा एक सर्जिकल में आप और देखोगे, सर्जिकल में एक और मेथड आएगा वैसेक्टोमी, तब समझना इसको. चलिए भाई, These are contraceptive devices made of copper, plastic और stainless steel. अगर स्कूल में पढ़ा हो ऐसे कॉपर TCUT करके वर्ड सुना होगा. ये मेथड में होता क्या है समझो. ये मेथड इंसान खुद से नहीं कर सकता है और ये मेथड कॉमनली बहुत लोग नहीं करते हैं. ये वो लोग हैं जो हो सकता है इन द कमिंग few years, 5 to 6 years, they want to avoid pregnancy. तो वो क्या करते हैं, IUCD यूज़ करते हैं. तो मैं अगेन कह रही हूँ ऐसा नहीं है, ये बहुत कॉमन मेथड है और खुद से नहीं करा जा सकता. ये जो है आप प्रोफेशनल भाई डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह से करवाना पड़ता है आपको. A copper T is inserted into the uterus by practicing doctor or a skilled nurse and left in place. समझो होता क्या है, यूट्रस का स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छे से पता है. देखो T नाम क्यों है इसका, क्योंकि बेटा इसका स्ट्रक्चर T जैसा है. ऐसा ऐसा लग जाता है, ये टी नाम का स्ट्रक्चर है जो कहाँ लग जाता है, हमारे यूट्रस में लगा दिया जाता है. इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस. द अदर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर लूप, स्पाइरल रिंग, बो एंड शील्ड. ब्लो नहीं है, बो है वो, बो एंड शील्ड. तो ये सब क्या है, कुछ ना कुछ IUCDs डिवाइसेस हैं जो कि यूट्रस में लगे जाते हैं. और ये वाला क्या प्रिवेंट करता है, कॉपर टी, इम्प्लांटेशन. पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इम्प्लांटेशन क्या होता है. जब जो है हमारा फीटस अटैच होने वाला होता है, इम्प्लांटेशन समझते हो ना, अटैच होने वाला होता है, तो उससे बचा देता है ये. दीज कैन बी प्लेस्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स अप टू 5 years. 5 years तक मैंने कहा ना, अगर किसी को अवॉइड करना है इतने टाइम तक प्रेगनेंसी तो वो ये यूज़ कर सकते हैं. ड्रॉबैक क्या है आप समझो. द ड्रॉबैक्स विद दीज डिवाइसेज आर ब्लीडिंग एंड डिस्कम्फर्ट. IUCD में कम आउट इवन विदाउट द वुमेन्स नॉलेज. यानी जैसे एक वर्ड सुना है, मिस कैरेज हो जाता है, यानी बच्चा जो है मिस कैरेज हो जाता है. तो वैसे ही कॉपर टी का भी यही हाल है. ये जो IUCD है ना, सबसे पहले तो ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट कॉज करेंगे, ऐसा हो सकता है, ये नहीं है कि हर केस में होगा, लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कॉमनली ऑब्जर्व. एंड दूसरी चीज़ क्या होता है, ये बाहर भी निकल आते हैं कभी कभार, पता भी नहीं चले उस वे से. तो तभी मैंने कहा बेस्ट जो मेथड्स आपको दिखेंगे ना, बैरियर और केमिकल मेथड्स होंगे वो. ठीक, IUCD क्लियर है. फोर्थ और नेचुरल मेथड्स. नेचुरल मेथड्स नेचुरली हैं खुद में. नेचुरल का यानी मतलब क्या, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ना ही फिजिकल बैरियर, ना ही आप जो है कोई डिवाइस इंसर्ट कर रहे हो, या फिर ना ही आप कुछ केमिकल्स, कोई ओरल पिल्स नहीं. नेचुरली जो है आप अवॉइड कर सकते हो प्रेगनेंसी. कैसे, दीज मेथड्स इंक्लूड एब्स्टिनेंस. अब एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है समझो. एब्स्टिनेंस मतलब होता है कोपुलेशन को अवॉइड करना. अवॉइड करना यानी क्या, अब ये 2 टाइप से हो सकता है. या तो आपको जो है करना ही नहीं है कोपुलेशन, कोइटल एक्टिविटी आपको करनी ही नहीं है, एक तो ये चीज़ है.
तो बोलोगे मैम हाँ होगा ही नहीं, अगर कॉपुलेशन नहीं हुआ, देखो कितनी आसान सी बात है, कॉपुलेशन नहीं होगा तो कितनी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो है स्पर्म्स की एंट्री नहीं होगी, कोई भी स्पर्म्स की एंट्री नहीं होगी। तो बोलो जब एंट्री नहीं होगी तो फिर क्या ही मतलब, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो एक ये होता है। और इसी के साथ साथ इसी से मिलता जुलता इसका भाई है, जैसे कहते हैं रिदम मेथड। रिदम मेथड में भी हम कोपुलेशन को अवॉइड करते हैं किस टाइम में, जब फीमेल का ओव्यूलेशन हो रहा हो। अगर लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी यार 28 दिन की साइकिल होती है, उसमें 1 से 7 दिन हम मानते हैं हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद मैंने ओव्यूलेशन का भी एक टाइम बताया था। ओव्यूलेशन यानी क्या, एग्स जो है आपके, एग्स जो है बढ़िया बन चुके हैं और वो आने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं, फेलोपियन ट्यूब में, ओव्यूलेशन। तो अब ओव्यूलेशन की कहानी ये है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है काय की जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओव्यूलेशन के टाइम। तो क्या करते हैं, ऐसा किया जा सकता है कि रिदम मेथड में आप जो है अपना ओव्यूलेशन का टाइम चेक करो एंड उस टाइम में आप क्या अवॉइड करो, कॉपुलेशन। कहानी आसान हो जाएगी यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोइटस इंटरप्टस, ये नाम है कोइटस इंटरप्टस। इसका है विथड्रॉल ऑफ पीनस बिफोर इजैकुलेशन। सबसे बढ़िया बात ये क्या है, मैंने कहा नेचुरल है भाई, इसमें आपको ना केमिकल यूज़ करने हैं ना बैरियर मेथड यूज़ करना है। इजैकुलेशन क्या होता है, देखो 2 चीज़ें होती हैं। इजैकुलेशन यानी हम जिन स्पर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली इजैकुलेट होते हैं। एक पीरियड के बाद जो है स्पर्म्स यानी सेमेन के अंदर, हम इसको कॉमनली सेमेन भी कह सकते हैं, इजैकुलेट होते हैं। तो क्या होता है, राइट एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वो जो है पीनस विथड्रॉ कर लेते हैं। विथड्रॉ यानी जैसे बैंक से सुना है, बैंक से कैश आप निकाल लेते हो, बैंक से कैश निकालते तो विथड्रॉल कहते हैं ना। तो वैसे ही जब आप जो है पीनस को विथड्रॉ कर लोगे इजैकुलेशन से जस्ट पहले, तो भी कहानी आसान हो जाएगी। पर बोलोगे मैम इसमें रिस्क है भाई, बिल्कुल रिस्क तो है। क्यों? क्योंकि नेचुरल मेथड जो है इंसान अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करता है। तो हो सकता है कहीं भूल चूक हो गई भाई, कि कहीं ना कहीं अगर हल्का सा भी सेमेन एंटर कर गया और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर आप प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेचुरल मेथड्स हैं, यानी अच्छे मेथड है नेचुरल मेथड, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें रिस्क है। लाइक यू कैन से दीज आर 100% एफिशिएंट। क्लियर? लास्ट आओ सर्जिकल मेथड्स, जैसे मैंने बताए थे। सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग रन, बट दे मे कॉज इन्फेक्शंस एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट डन प्रॉपरली। सर्जरी का मतलब समझते हो ना, जैसे हार्ट सर्जरी है, लिवर सर्जरी है। तो सर्जरी मतलब क्या, एक परमानेंट चेंज हो गया है ना, एक चेंज हो गया है। तो इसमें करा क्या जाता है, 2 टाइप के सर्जिकल मेथड्स होते हैं, एक मेल में एक फीमेल में। उसे कहते हैं वैसेक्टमी अगर मेल में हुई, फीमेल्स में हुई तो ट्यूबिक्टमी। नंबर 1 वैसेक्टमी। अब वैसेक्टमी ट्यूबिक्टमी, वैसेक्टमी वर्ड सुनते ही कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वैसिक आपने कहाँ वर्ड सुना था, VAS करके। तो VAS वासा डिफरेंस करके, वास्ट डिफरेंस करके मेल्स में हमने पढ़ा था कि नहीं भाई, बताओ मुझे। तो बोला हाँ मैम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पिछले सेशंस में देखा था। तो इन 2 मेथड्स में देखो बेटा होता क्या है, सर्जरी आपने वर्ड जैसे सुने हैं, हार्ट लिवर सर्जरी है ना। तो अब सर्जरी यानी क्या, उस चीज़ को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देना। तो वैसेक्टमी में करते क्या है, यहाँ पे आपको क्लियरली डायग्राम में दिखेगा, जैसे अपन ने कपड़े वपड़े सिलवाते हैं, सुई धागा काटने पीटने का काम वैसा है यहाँ पे। तो सर्जरी होती रिस्की है, सही तरीके से की जाए तो लॉन्ग रन में बढ़िया है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाए तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। और क्या होता है, क्योंकि आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो तो इन्फेक्शंस के भी चांसेस होते हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, ये हमें पता है, ये टेस्टिस है भाई, ठीक है, ये टेस्टिस है, ये हमारा जो है यूरिनरी ब्लैडर है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे कहानी समझो क्या हो रही है, यहाँ पे वासा डिफरेंस ये यहाँ से कनेक्ट कर रहा था हमें, है यहाँ से वासा डिफरेंस जा रहा था और इधर देन यूरेटर पे कनेक्ट कर रहा था कि नहीं, बोलो यस मैम बिल्कुल। तो ये जो वासा डिफरेंस है ना, इस वासा डिफरेंस को क्या किया है, यहाँ से बीच में से कट लगा दिए हैं। क्या किया है देखो, यहाँ से बीच में से जो है कट लगा दिया है, कट लगा के एक सिरे को नीचे बांध दिया। ऐसे करते हैं ना कि एक धागा आपने तोड़ा, समझो इमेजिन करो, एक धागा तोड़ा, एक यहाँ पे कट एक यहाँ पे कट, उसको वहीं बांध दिया वहीं बांध दिया। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये हवा में कैसे रहेगा स्ट्रक्चर, बेटा हवा में नहीं है,
वो ऑलरेडी स्क्रॉटम के अंदर ही है, हमने स्क्रॉटल सैक को कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, वो स्क्रॉटल सैक के अंदर है, उसके अंदर वासा डिफरेंस है, कट लगा के वहीं पे उसको बांधा है। तो क्योंकि ये आपको डायग्राम ऐसा दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि हवा में है, इट्स नॉट इन द एयर, ऑफ कोर्स स्क्रॉटल सैक के अंदर ही है ये स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात? इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट, जिसे कहते हैं वासा डिफरेंस बाय सर्जिकल ऑपरेशन। यही सवाल आएगा मैम, इसको काटने से क्या होगा, मेरी बात तो समझो। यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बन तो गए, जा निकले, घर से बाहर निकले, देखा तो गाड़ी का टायर पंचर, या देखा तो रोड ही टूट गया, बीच में से रोड ही टूट गया, तो कहाँ से जाओगे, यानी बीच में कट लग गया, सो देयर इज नो चांस कि वो जंप करके थोड़ी ना जाएंगे। यहाँ कट लग गया, बंद गया, इधर भी बंद गया, तो वो जा ही नहीं पाएंगे, यूरेथ्रा से होके बाहर आ ही नहीं पाएंगे। द टू कट एंड्स आर देन लाइगेटेड टाइड विथ थ्रेड्स, दिस प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट। ये मेथड्स अगेन कहूँगी नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते हैं, या हम जो कह सकते हैं सेक्सुअल वर्कर्स, सेक्स वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो है सर्जिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कॉमनली। वैसेक्टमी हुई, ट्यूबिक्टमी समझ ही गए होगे। ट्यूब तो कौन सा ट्यूब आएगा, वर्ड्स को मैं काट के पढ़ाती हूँ, समझा करो। ट्यूब से अपन ने क्या देखा है, फैलोपियन ट्यूब करके देखा है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबिक्टमी में फिर से समझो, जैसे वासा डिफरेंस से स्पर्म्स आ रहे थे, फैलोपियन ट्यूब से ओवरी आ रहा था, एग आ रहा था, ओवरी नहीं, एग आ रहा था, ओवम आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अगेन फैलोपियन ट्यूब में भी सेम कहानी है, फैलोपियन ट्यूब को भी कट लगा के एक सिरे से बांधा, दूसरे सिरे से बांधा, सेम कहानी हुई। दिस इज द सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन फीमेल्स। It involves removal of a small portion of the fallopian tubes or oviducts by surgical operation. The cut ends are then ligated with threads. It prevents the egg to enter the fallopian tube. और हमें पता है फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, जब एग आएगा ही नहीं, यानी एग स्पर्म से मिलने ही नहीं गया, तो कहाँ से होगा फर्टिलाइजेशन। Both vasectomy and tubectomy are also known as methods of sterilization. Very very important. इन्हें कहा जाता है methods of sterilization. Sterilization यानी क्या, sterile word सुना है, दो वर्ड्स मैंने आपको पहले ही बताए थे, sterile और fertile. Fertile यानी reproduction हो सकता है, sterile यानी जो reproduce ना कर पाए। तो जब सर्जिकल मेथड से आप ट्यूबिक्टमी वैसेक्टमी करोगे तो कैसा बन जाएगा उस ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, बोलोगे मैम स्टरलाइज्ड, क्योंकि अब ये कर ही नहीं सकता फर्टिलाइजेशन। सो दीज डू नॉट अफेक्ट द नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ। ऐसे नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट नहीं करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, बस ये है कि आपके स्पर्म्स जो हैं अगर वैसेक्टमी हुई हो तो स्पर्म्स जो है इजेक्ट नहीं होंगे वहाँ पे, या फिर अगर ट्यूबिक्टमी की हो तो स्पर्म्स अगर आ भी गए दूसरे मेल से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग वहाँ तक गया ही नहीं है, कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक। ऑलराइट, चलिए। Surgery can also be used for abortion. Abortion is the medical termination of pregnancy, MTP, before the fetus becomes viable. अब देखो होता क्या है, कितने भी मेथड्स हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं मान लो कोई ऐसा मेथड जो है 100% एफिशिएंट ना हो, कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं, तो उसमें अगर प्रेगनेंसी हो गई और अगर उस टाइम पे जो पेरेंट है, जो कपल है, वो नहीं चाहता है कि हमारे जो है एक बेबी को हम बर्थ दें, तो उसके बाद एक और सर्जरी है जिसे हम कहते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन का एक और नाम है एमटीपी, बेटा याद रखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कभी कभार डायरेक्टली आपको ओलंपियाड्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, डायरेक्टली एमटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं अबॉर्शन के टर्म में। तो क्या है ये, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब होता है ये, बिफोर द फीटस बिकम्स वायबल। However, this method is widely misused by people who do not want a female child. अब होता क्या है, इंसान को कोई चीज़ तो उसका मिसयूज तो वो करता ही है। अबॉर्शन रखा इसलिए गया था ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, कि यार हो सकता है कपल की एज उतनी नहीं हो, या दे आर नॉट रेडी, या फिर हो सकता है उनके ऑलरेडी बच्चे हों, दे डोंट वांट मोर किड्स, ये हो सकता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, उल्टा यूज़ करना, यानी ऐसे जो पिछड़े हुए इलाके हम कहते हैं, जहाँ पे इतनी रूरल एरियाज़ में डेवलप नहीं होती हैं, वहाँ पे क्योंकि ये माना जाता है कि फीमेल चाइल्ड कहीं ना कहीं एक बोझ होती है। एंड ये बातें अभी मैं करूँगी तो बोलोगे मैम कितनी पुरानी बातें हैं, सुनने में भी अजीब लगती हैं हमें, तो उन्हें फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए होती है, इसीलिए जो है वो अबॉर्शन कराने लगते हैं। सो इट इज़ इलीगल, द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो हमारी गवर्नमेंट देखो ये सारी चीज़ें चेक करती है, और इसलिए इन्होंने एक लॉ निकाला, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ये एक मेथड होता है जिससे जो मदर है
उसका टेस्ट करके निकाला जा सकता है कि कौन सा बच्चा पैदा होने वाला है, लड़का या लड़की। ये पहले के ज़माने की बात थी। अब जो है ये आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते, और अगर कोई कराएगा तो वो सीधा जाएगा जेल। क्यों? क्योंकि ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं, उसके बाद जो है अगर जिनको फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, अबॉर्शन। सो मोर ओवर द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन टू हैव अ हेल्दी सोसाइटी। क्योंकि अगर आप बोलोगे मैम वैसे तो हम पॉपुलेशन कम ही चाह रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है, लेकिन बेटा फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो भी तो सेम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है एक कंट्री में मेल बहुत बढ़ जाए फीमेल्स कम हो जाए, अगेन वही दिक्कत आ जाएंगी फिर, क्योंकि आप फिर रिप्रोडक्शन के लिए आपके पास कम फीमेल्स रहेंगी, या आगे की एक्टिविटीज़ जो कहता है ना कुदरत में बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ समझ आई, अबॉर्शन एमटीपी क्लियर है। चलिए, बिफोर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स particularly oral pills, vaginal pills and copper tea, one must be aware of their side effects and take regular medical advice। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ मैं, बैरियर मेथड्स तक तो ठीक है, क्योंकि कॉन्डम फेमिडोम एक्सटर्नली लगते हैं, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार बहुत केमिकल कोई निकल रहा है और आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट दे रहा है। ऑन द अदर हैंड जब आप ओरल पिल्स या कॉपर टी या वजाइनल पिल्स लेते हो तो आपको प्रॉपरली जो है डॉक्टर से एडवाइस करके लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट दे सकता है। हो सकता है जो है कॉइटल इंटरकोर्स में वो जो है बोल सकते हैं हम मंथली, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहें और उसके बाद पिल्स भी ज़्यादा लें, तो बहुत ही सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबक्यूटेनेशन इम्प्लांट्स भी एक टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, और इन्हें हम कहते हैं ये नए नवेले मेहमान हैं, यानी ये न्यू मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। These are the new methods of contraception which once implanted are effective for 5 years। इम्प्लांट क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्हें इंसर्ट किया जाता है, और ज़्यादातर ये माना जाता है कि 5 साल तक ये इफेक्टिव रहते हैं। 5 साल तक आप जो है प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। 6 matchstick sized capsules containing the steroid are inserted under the skin of the inner arm of the elbow। The capsule slowly release the synthetic progesterone for about 5 years। क्या समझ रहे हो, मैच स्टिक समझते हो, माचिस की तीली देखी है कि नहीं, इतनी ये देखो माचिस की तीली के बराबर होता है। और ये जो एल्बो होता है ना, एल्बो का इनर आर्म के साइड यहाँ पे कहीं जो है इम्प्लांट कर देते हैं स्किन के अंदर, और ये जो है कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन अराउंड 5 years तक। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड मेथड फॉर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, ऑल्दो इसमें स्टीरॉइड्स यूज होते हैं अगेन, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि इसके भी जो है हम डॉक्टर से एडवाइस करके ही, कंसल्ट करके ही ये जो चीज़ है इसमें आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम आते हैं एमनियोसेंटेसिस। जैसे ही मैंने पीछे आपको बात करी थी अबॉर्शन की, उसमें मैंने कहा था इलीगल ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, फीमेल किलिंग होती है, इसका एक टर्म है, इसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। इट इज़ अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन and disorder test based on the chromosome, a pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। जिस क्लास में जितना ज़रूरी होता है मैं उतना ही बताती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे ही घबराते हैं, तो एक्स्ट्रा मैं बहुत कुछ नहीं बताती, मेनली जितना बोर्ड्स तक का है उतना, और क्योंकि हम मेनली ओलंपियाड की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको जानने की इस टेस्ट को क्या हम क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। फीटल वर्ड फीटस से आया है, जो हमने पढ़ा था, जैसे ही स्पर्म और एग मिला तो जो बच्चा बना उसे बच्चे की जगह हम क्या कहते हैं, क्योंकि इतू सा होता है तो हम उसे कहते हैं फीटस। तो उस फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन हम करते हैं, और डिसऑर्डर टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर पे बेस्ड रहता है ये, जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है एम्ब्रियो को सराउंड करता है, उसका टेस्ट हम लेते हैं और उसी से पता करते हैं कि जो है मेल हो रहा है बच्चा या फीमेल होने वाला है। एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन सेल्स फ्रॉम द स्किन ऑफ द फीटस एंड अदर सोर्सेस। These cells can be used to determine the sex of the infant, to identify some abnormalities in the number of chromosome and to detect certain biochemical and enzymatic abnormalities। समझ रहे हो पर्पस क्या था, क्यों पढ़ी मैंने ये लाइनें, समझे कि नहीं? या बोलोगे मैम इतनी सारी इंग्लिश पढ़ दी सब ऊपर से गया। देखो एमनियोसेंटेसिस, सोच रहे होगे मैम जब फीमेल किलिंग हो रही है सेक्स डिटरमाइन करना ही क्यों है बच्चे का, क्या ज़रूरत थी? ये ज़रूरत थी, हम ये पता करना चाहते थे पहले ही कि जो बच्चा पैदा होने वाला है कि अगर या तो उसको कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे नहीं हो, एंजाइम में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हो, ये सब डिटरमाइन करना चाहते हैं हम। It is established that the child is likely to suffer from a serious incurable congenital defect, the mother should get the fetus aborted। इस केस में करते हैं हम अबॉर्ट। देखो
कुछ केसेस में क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, क्रोमोसोम नंबर कम या ज़्यादा, डाउन सिंड्रोम्स, और ऐसे करके जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं नाम ले रही हूँ, ज़्यादा उसमें जो कंफ्यूज मत होना। तो ऐसे सभी सिंड्रोम्स होते हैं, तो क्या होता है, ऑलरेडी उस बच्चे की लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है और लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा। तो ये मेथड सिर्फ उसलिए था कि अगर पता चल जाए ऐसी कोई सीरियस एबनॉर्मलिटी है, वो बच्चा आएगा, जीवन में आएगा और जो है पेरेंट्स कनेक्टेड हो जाएंगे और उसे तकलीफ ज़्यादा होगी, तो उसकी तब की तकलीफ बचाने के लिए अबॉर्शन यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो अबॉर्शन करना, ये है कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो वो उस चाइल्ड को रख भी सकते हैं, नहीं तो अबॉर्ट कर सकते हैं। दिस वॉज ओनली फॉर दीज केसेस। लेकिन अब क्या हो गया, इट इज़ बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल फीटस। अब भाई नॉर्मल हेल्दी एकदम फीमेल पैदा हो रही है, लेकिन अब इनको लड़कियां नहीं चाहिए, पता नहीं समझ नहीं आता क्यों, तो ये जो है फीमेल फीटस किल करने लगे। तभी जो है सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या कर दिया गया है, बिल्कुल इलीगल, लॉ से प्रोहिबिटेड है। आप नहीं डिटेक्ट कर सकते डिटरमाइन कि भाई लड़का होने वाला है या लड़की। इट इज़ लीगली बैंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अवॉइड फीमेल फीटिसाइड। देखो फिर से साइड वर्ड आ गया, CIDE। ये कौन सा साइड है, फीटिसाइड, यानी फीटस को मारना। ऑल राइट, लेट्स बिगिन विथ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बैरियर मेथड सब तो पढ़ लिया, अब एक चीज़ और जानो। प्रेगनेंसी तो अवॉइड कर ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बीमारियां, STD जिसे हम कहते हैं, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं आगे आपको नाम बताऊंगी ना डिजीज़ के, ये लाइफ टेकिंग हो सकते हैं, यानी ये एक इंसान के लिए बहुत फेटल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। The infectious or communicable diseases which are spread from an infected person to a healthy person by sexual contact are called sexually transmitted diseases। सीधे के सीधे फुल फॉर्म आता है, एग्जाम में STD करके पूछ लेंगे, STD PCO मत समझ लेना है ना। STD क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब ट्रांसमिटेड का मतलब तो समझते हो, ट्रांसमिट यानी क्या, फैलते हुए डिजीज। तो ऐसा नहीं कि एक इंसान हो तो उसी में रह जाएगा, ये फैल सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो सोचो कि मैम फिर इसको बीमारियों वाले चैप्टर में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से इन्वॉल्व है, वहीं से इंक्लूडेड है। यानी जो हमारी कॉइटल एक्टिविटी है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उससे जो अगर बीमारियां हो सकती हैं, फैल सकती है, तभी हमने इनको STD के अंदर डाला है। तभी हम जो है इसको चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स सफर from over 30 different kinds of STD. They are usually caused by bacteria, protozoa and virus। यानी ये जो जनाब हैं ये कहीं भी शांत नहीं रहते हैं। क्लास 9th में अगर याद हो, इनका नाम हमने दिया था पैथोजन। पैथोजन वो जो डिजीज कॉज करे। तो पैथोजन में बहुत सारे टाइप्स हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। घबराना नहीं है, बीमारियां 30 काइंड की हैं, लेकिन आपको सारी नहीं पढ़नी है, जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना ही हम कवर करेंगे। ओके, बिगिनिंग विथ नंबर 1, द मोस्ट कॉमन गोनोरिया। क्या नाम है बीमारी का, बोलोगे मैम स्पेलिंग अलग दिख रही है, प्रोनाउंस अलग कर रहे हो। अब ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन है इसका, गोनोरिया। तो बोलोगे ये मेरी किसी दोस्त का नाम है रिया, पर वो वाला रिया आ रही वाई मत लिख देना, इसका स्पेलिंग क्या है, गोनो लिखना। स्पेलिंग की मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में जब बीमारियाँ लिखते हो तो स्पेलिंग गलत मत किया करो। गोनो लिखना और रिया में क्या करना, RRHOEA, इस टाइप की स्पेलिंग जाएगी। और इसको प्रोनाउंस बेटा हम रिया जैसे करते हैं, ये इतना वर्ड है रिया। बेचारी रिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी स्पेलिंग ऐसी हो जाएगी, गोनोरिया। ठीक है, अब गोनोरिया क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से कॉज होती है। इट इज कॉज बाय अ बैक्टीरियम। नाम क्या है बैक्टीरियम का, निसेरिया गोनोरियाई। क्या डिफरेंस है, गोनोरिया बोला था, गोनोरियाई। इसमें बस ये बीमारी का नाम है और इसके बैक्टीरिया के नाम के आगे बस एक ई और लगा देना। इसका नाम के आगे एक ई और लगा दिया तो इसके बैक्टीरिया का नाम हो गया निसेरिया गोनोरियाई। द विक्टिम फील्स बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। अब होता क्या है, गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एंड ये मेनली कब ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं है टच वगैरह से ये ट्रांसफर हो जाए, ये मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। मान लो अगर मेल पार्टनर जो है हम कहते हैं इन्फेक्टेड है, उसको गोनोरिया है, एंड अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो फीमेल है उसको भी हो सकता है क्या, गोनोरिया। तभी जो पीछे मैंने बैरियर मेथड पढ़ाए थे उन सब से क्या होता है, उन सब से जो है ये बीमारियां, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचा जा सकता है।
द विक्टिम फील्स बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन के टाइम जो है बर्निंग सेंसेशन और पेन फील हो सकता है. द डिजीज कॉजेज इन्फ्लोमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड आई. यानी ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक सीमित है, ये कहाँ कहाँ तक बक के जाएगी, रेक्टम, थ्रोट एंड इवन आई तक. ऑलराइट, इसमें भी जो है आपको स्किन में कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे सोर्स दिखेंगे, सोर कहा जाता है इनको. मेनली सोर्स तो आप आगे वाली बीमारी में देखोगे. देयर मे बी पस फ्रॉम द पीनस एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वजाइना. पस के फॉर्म में जो है निकलेगा ये कहाँ से, पीनस से, एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वजाइना. इट स्प्रेड्स बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू इन्फेक्टेड क्लोथ्स. इन्फेक्टेड क्लोथ से भी ये स्प्रेड हो सकता है. द डिजीज इज इजीली क्योरेबल विथ एंटीबायोटिक्स. क्लियर है. अब आ जाओ साइफिलिस. साइफिलिस कह सकते हो या इसे साइफिलीस कह सकते हो. अब क्या होता है साइफिलिस या सिफिलिस? इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम. अगेन ये भी बैक्टीरिया से कॉज होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक नाम है तो इसको हम 2 अंडरलाइन अलग से करके लिखेंगे. याद होगा क्लास 9 साइंटिफिक नाम जो है हम लिखते हैं अंडरलाइन करके अलग अलग से. ये होता है पहला वाला जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज. तो साइफिलिस इज कॉज्ड बाय अगेन अ बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलिडम. नाम नोट कर देना. इसकी बात कर रही थी मैं. ये मेन बीमारी है जिसमें आपको सोर हो जाते हैं. सोर ऐसे मोटे मोटे सोर हो जाते हैं, यहाँ पे गाल पे भी होते होंगे. और ये सोर क्या होता है, ये सोर डायरेक्टली जो है पास किए जा सकते हैं. डायरेक्टली यानी अगर मान लो कि किसी को यहाँ पे सोर है और वो सोर्स के जो पार्टिकल्स हैं, वो सोर्स के जो पार्टिकल्स है कहीं गिर गए, किसी कपड़े पे गिर गए या किसी जो है किसी के कंघी में गिर गए और वो दूसरे इंसान ने यूज़ कर लिया, किसी भी इंसान ने यूज़ कर लिया, तो उसे भी वो बीमारी हो सकती है. The disease is a chronic illness which affects the mucous membrane in genital, rectal and oral regions and causes lesions. Lesions कुछ नहीं होते हैं, जो स्केली फोल्ड्स होते हैं ना स्किन में, स्केली फोल्ड जैसे स्नेक जैसी हल्की सी स्किन हो जाती है, तो उसे कहते हैं लीशंस. इन्फेक्शन अकर्स बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी हो सकता है ये. और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्यों है बेटा? क्योंकि माँ से बच्चे में भी जा सकते हैं. यानी अगर प्रेग्नेंट मदर को साइफिलिस हो तो बच्चे को भी साइफिलिस हो सकता है. इट इज़ ईजिली क्योर्ड विद एंटीबायोटिक्स. क्यों एंटीबायोटिक्स बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? अब मुझे क्लास 9th याद दिलानी है. यहाँ पे लिखा है इट इज़ ईजिली क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक. तो सबसे पहले आपको बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक होता क्या है. अच्छा, और मेरे सवाल का एक और जवाब देना कि क्या एंटीबायोटिक मैं वायरल इन्फेक्शन में ले सकती हूँ क्या, और क्यों नहीं ले सकती, इसकी वजह भी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ. जिसको पता हो वो बता सकता है कि क्या एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में यूज़ की जा सकती है. अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं. अब एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी यानी किसी के अगेंस्ट, है ना. एंटी हो जाना, एंटी वायरस कहते हो, एंटी नेशनल कहते हो. एंटी यानी क्या? अगेंस्ट हो जाना. तो एंटीबायोटिक, बायो का मतलब क्या है? लिविंग. तो लिविंग जैसे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम लिविंग कंसिडर करते हैं, ठीक है. तो बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म होता है, यानी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं, है ना, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, एक पाथवे फॉलो करता है. पाथवे कौन सा? यानी जैसे ये मेरी बॉडी में आया, मान लो कोई बैक्टीरिया आया है, तो हर बैक्टीरिया ना अपना एक पाथवे फॉलो करता है कि मैं जो है ना पलक मैम के गले से होते हुए उनके लंग्स में जाऊंगा, एंड सो. यानी अपने अपने मेथड्स, बायोकेमिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ये. क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, जीवित है, लिविंग है. तो इसीलिए एंटीबायोटिक से अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स, इसकी मैकेनिज्म को ही रोक देते हैं. अब मैकेनिज्म कैसे? जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया जो है सेल वॉल अपना बनाएगा, जैसे मेरी बॉडी में आया और इनका काम क्या है? डिवाइड करना. बेहतरीन तरीके से डिवाइड करते हैं, 1 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे खतरनाक तरीके से डिवाइड करते हैं ये. तो अब डिवीजन में क्या करेंगे ये? इनका मेन काम है सेल वॉल बना के प्रॉब्लम कॉज करना. तो एंटीबायोटिक पता है क्या करता है? पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है इस वाले बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाने वाले मैकेनिज्म को ही रोक देगा. बोलेगा तू सेल वॉल बनाएगा, रहने दे, मैं बनाने ही नहीं दूंगा. तो होगा क्या? जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया का जो सेल कंटेंट है वो खुला रह जाएगा, पूरा साइटोप्लाज्म फैल जाएगा. यानी बनने से पहले ही वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मर जाएगा. मर जाएगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं. दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसे ही डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिफरेंट बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं. अब मेरा सवाल ये था, जिसने आंसर दे दिया हो बहुत अच्छी बात है.
मैंने ये पूछा है क्या एंटीबायोटिक्स वायरल यानी वायरस के इन्फेक्शंस में काम करेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ इसका सीधा जवाब आपने दिया होगा नो। क्यों नहीं? तो सबसे पहले वायरस पे आओ। वायरस खुद ही इतना दोगला है, वायरस जो है खुद जो है लिविंग ही नहीं है, खुद जो है लिविंग, इसको सेल भी नहीं माना जाता है भाई, ये है ना, ये खुद जो है अपने इनएक्टिव स्टेट में रहता है, जब कोई होस्ट मिलता है तब एक्टिव होता है। तो इस बेचारे की कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, ऐसी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक आए भी तो करेगा क्या, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉलो ही नहीं करता है। पहली बात तो खुद सेल है नहीं, दूसरे के ऊपर जाके रहता है, उसमें भी हर बार डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ये, तो इसलिए एंटीबायोटिक बेचारा कुछ कर नहीं पाता इस पर। तो उम्मीद करती हूँ यही जवाब रहा होगा आपके कमेंट सेक्शन में, या फिर आप अगर दिमाग में सोच रहे हो तो। ऑलराइट, एंटीबायोटिक कहानी समझ आई। तो तभी ये जो दो बीमारियां थी, गोनोरिया और साइफिलिस, इसमें मैंने क्या कहा, एंटीबायोटिक से तो है ये आराम से क्योर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, ये इमेज क्या बता रही है, मैंने आपको बताया ना, टंग वगैरह इन सब पे, माउथ पे क्या हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे, ऐसे सोर्स हो जाएंगे मोटे मोटे से, तो उनसे ये फैल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 3, HIV। सबसे कॉमन, बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा इसका, और सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसे कहते हैं HIV से कॉज होने वाली एड्स। HIV वायरस का नाम है, याद रखना, एड्स बीमारी का नाम है। तो अब वायरस बोला है यानी हम किस में आ गए हैं, वायरल इन्फेक्शन पे। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये वायरस कौन सा डिजीज कॉज करता है, एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है? अच्छा भाई, द डिजीज एड्स इज कॉज बाय अ वायरस HIV। इट इज़ अ फास्ट स्प्रेडिंग इनक्योरेबल डिजीज विच वीकन्स द बॉडी इम्यून सिस्टम। अब एड्स बहुत बार सुनते होगे, और यही सवाल आता होगा मैम इसमें होता क्या है ना, क्योंकि इतनी बार नाम सुना है एड्स, HIV, बहुत सारी अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी। सो व्हाट इन दिस आई विल टेल यू। अब जब भी किसी इन्फेक्शन में वायरस का नाम आता है, तो वायरस से ये समझो कि बेटा ये मल्टीप्लाई बहुत खतरनाक स्पीड से करते हैं, है ना, मतलब ब्लिंक ऑफ द आई में ये इतने सारे जो है ना अपनी स्पीशीज़ बना देते हैं, इतनी सारी जनरेशन्स बना देते हैं। तो होता क्या है, ये फैलता बहुत जल्दी है, पहली बात तो। और ये ऐसा डिसीज़ है जो कि इनक्योरेबल है, क्योंकि पीछे तो बैक्टीरिया वाले थे, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते, क्योंकि वो मतलब बोलते हैं ना एक तरीके वाला इंसान है, अपनी कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, है ना, एक तरीके से चलते हैं जीवन में। लेकिन इनका ना कोई तरीका है ना कोई घर है। पहली बात तो ये खुद सेल नहीं होते वायरस, होस्ट पे जाके रहते हैं, होस्ट भी पता नहीं कौन सा चुने, और उसके बाद उसमें भी अलग मैकेनिज्म, तो मतलब इनका जो है ना कोई घर बार है ही नहीं। तो इसीलिए इस डिजीज़ को क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी हम ऐसी चीज़ ढूंढें। इसलिए एड्स हम कहते हैं इनक्योरेबल डिजीज़ है। और ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम यानी क्या, बॉडी की जो आर्मी है, यानी मान लो आप किसी कंट्री में रहते हो, जैसे आप तो इंडिया में ही रहते हो भाई, आप और हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारी कंट्री की जो आर्मी है, आर्मी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। यानी आप और हम जो आज यहाँ आराम से बैठ के जो है लेक्चर सुन रहे हैं, बढ़िया घूम फिर रहे हैं, क्यों? बिकॉज हमारी आर्मी तैनात है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी इतनी आराम से क्यों बैठी खड़ी हो रही है, चल फिर रही है, डांस कर रही है, क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम खड़ा रखा है। एड्स में क्या होता है, ये जो वायरस है सीधा आता है, बोलते हैं ना किसी का वीक पॉइंट, वहीं पे इफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को, ये वीक कर देता है। तो होता क्या है इस बीमारी में, एड्स तो है ही, और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, तो ये पर्टिकुलर चीज़ बाकी बीमारियों के लिए एक न्योता है, इनविटेशन कार्ड है ना, कि बाकी ये जो वायरस है बाकी पैथोजेंस को कहता है कि ओ भाई इसका जो है इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, आप सब आ सकते हैं, है ना, ऐसा लगता है बारात में जाना है कहीं, बढ़िया खाने पीने आ जाइए सब। तो ये कहानी हो जाती है। The virus HIV was discovered in 1984 by an American scientist named Robert Gallo and a French scientist लोक मोंटेग्नियर इंडिपेंडेंटली दोनों ने डिस्कवर किया था। नाम सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो क्वेश्चन में नाम आ गए तो आपको पता होने चाहिए, है ना, ओलंपियाड में MCQ के हिसाब से आ गए तो आपको नाम पता होने चाहिए। It now seems that the disease AIDS may have passed into humans from chimpanzees by eating butchered chimps। यानी ऐसा माना जाता है कि एड्स जो है ना, ये वायरस ह्यूमंस में आया कैसे है, चिंपैंजी से आया है। यानी बचर्ड चिम्प्स क्या होते हैं, पहले तो समझो। चिंपैंजी को नॉर्मली चिम्प्स कहा जाता है, जैसे आपके कोई फ्रेंड हो तो उसका आप शॉर्ट नेम नहीं कहते हो, निक नेम,
जैसे सबसे आसान ले सकते हैं, किसी का नाम सिद्धार्थ, तो हम सिड कहते हैं या ऐसे करके नाम बुलाते हैं ना, तो चिंपैंजीज को चिम्स कहा जाता है। बचर चिम्स, यानी अब यू मत करना है ना कि बोलो मैम मरे हुए जो चिंपैंजीज हैं कहीं ना कहीं उन्हें, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है हर कुछ कंज्यूम करते हैं नॉन वेज के नाम पे, तो वो जो है ये खाने से बीमारियाँ आ गई, ऐसा माना जाता है। HIV वहीं से आया है। द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वॉज नोटिस्ड इन USA 1981 में नोटिस किया गया था। इंडिया में फर्स्ट केस एड्स का जो था चेन्नई में नोटिस किया था, वो भी एक प्रोस्टिट्यूट में, इन द ईयर 1986। प्रोस्टिट्यूट क्या होते हैं? सेक्स वर्कर्स होते हैं। तो उसमें जो है चेन्नई में 1986 में, यानी USA के जस्ट 5 साल बाद नोटिस किया गया। ऑलराइट, चलिए। द डिजीज कैन मैनिफेस्ट इन 2 मेजर वेज। नंबर 1, malignant tumors in connective tissue, and number 2, viral, bacterial, protozoa and fungal infections of any system of the body. The main symptoms of the disease are damage to brain, यानी इस पूरी जो बीमारी है एड्स की बीमारी में, मैंने आपको कहा ना, बोलो मैम इतना घबराने वाली बात क्या है इसमें, तो बेटा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना। सबसे पहली बात तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसा होता है कनेक्टिव टिश्यू में। अब ट्यूमर वगैरह क्या होते हैं ये मैं समझाऊंगी। दूसरी चीज़ मैंने कहा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो ये एक इनविटेशन है वायरस बैक्टीरिया के लिए कि भैया आओ और बाकी बीमारियां कॉज करो। सबसे पहली चीज़ आओ, ट्यूमर क्या होते हैं, तो वैसे तो आप सीनियर क्लासेस में कैंसर वगैरह पढ़ोगे, कैंसर वर्ड सुना होगा, ट्यूमर में ब्रेन ट्यूमर सुना होगा। इसके लिए एक मैं बहुत छोटी सी चीज़ समझाऊंगी। देखो कभी कभार क्या होता है, बुक्स में एक लाइन दे दी होती है, लेकिन उसे समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। बेटा हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, हमें पता है डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवीजन पढ़ चुके हो लास्ट ईयर। सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर रहे हैं यानी ग्रो कर रहे हैं। तो अब सेल्स डिवीजन में भी इनका एक नियम होता है, कायदा होता है। ऐसा नहीं है कि जैसी मर्जी चाहिए डिवाइड करें। तो होता क्या है, मान लो ये एक पेट्री डिश है, इसमें जो है मैं आपको ग्रो, पेट्री डिश यानी बीकर है, खैर ये तो एक समझ लो, यहाँ से सेल्स ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इधर इधर से दोनों बढ़िया सेल्स ग्रो कर रहे हैं। मान लो ये अपनी बॉडी में हो रहा है। होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक सेल ने डिवाइड किया, इसको पता लग गया कि यहाँ पे कोई आ गया है। आंखें तो नहीं होती है, लेकिन कॉन्टैक्ट जैसे ही हुआ पता चल गया कि कोई आ गया। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर ये रूम में मान लो लाइट चली जाए, या आपके साथ भी हुआ होगा, घर पे कभी लाइट वगैरह चली जाती है तो कैसे चलते हो, ऐसे ऐसे करके चलते हो। और जैसे ही रास्ते में कुछ आया, जैसे ये बोर्ड आया, तो मैं इसके अंदर थोड़ी ना चली जाऊंगी। मैं समझ गई कि यहाँ पे कोई दीवार है, कोई बोर्ड है, तो मैं आगे नहीं चलूंगी। तो ये प्रॉपर्टी, इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी हमारी बॉडी, आपकी मेरी सबकी बॉडी के सेल्स में होती है। यानी कांटेक्ट आने पे डिवीजन जो है इनहेबिट हो गया। इनहेबिट इंग्लिश वर्ड है, यानी रुक जाना। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है सेल्स की कांटेक्ट इनहिबिशन। ये नॉर्मल ह्यूमंस में, सबकी बॉडी में ये होती है प्रॉपर्टी सेल्स की, यानी कांटेक्ट आने पे इनहिबिट। तो एक डिसाइडेड ग्रोथ है, एक डिसाइडेड ग्रोथ है, यानी इतना ग्रो करना है, फिर यहाँ से ग्रो करेगी ऊपर से, फिर रुक जाएगी, बढ़िया बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब समझो कुछ सेल्स जिनका दिमाग हो जाता है खराब, कुछ सेल्स जिनका दिमाग हो जाता है खराब, तो पता है क्या होगा, यहाँ से ग्रो कर रही हैं, वही कहानी चल रही थी, यहाँ से ग्रो किया, यहाँ से ग्रो किया। अब जैसे ही इस वाले सेल ने देखा कि कांटेक्ट में कोई आया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं है, पागल हो जाते हैं, बोलते ना मैड हो गए हैं। ये जनाब तब भी ग्रो करे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। कांटेक्ट आने पे भी ये रुक ही है, यानी दीवार आ गई, बोर्ड आ गए, तो भी चलते ही जा रहे हैं, वहीं पे चलते ही जा रहे हैं। कुछ लोग होता है ना गाड़ी ऐसे चलाते हैं, सामने जो है कोई पेड़ वेड़ आ गया तो भी गाड़ी उसी में घुसा दी अंदर है, कंट्रोल ही नहीं है, कोई पागल हो जाते हैं। तो वैसे ही ये हाल हुआ, ऐसा मास बनाने लगते हैं, ऐसा मास। और इसी मास को, ये जो मास ऑफ सेल्स है बेटा, इसी को कहा जाता है ट्यूमर। तो आप ये जो वर्ड सुनते हो ना, ब्रेन ट्यूमर है ना, अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स, तो यानी ये ऐसा मास ऑफ सेल्स हो जाता है। और यही ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक बेनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट। बेनाइन सिर्फ नाम सुन लो, आसान होता है, क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह रहता है। ऐसा है ब्रेन में है तो ब्रेन में ही रहेगा, बॉडी के दूसरे किसी पार्ट में नहीं जाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? खतरनाक वाला, जिसको आगे जाके हम कैंसर का नाम भी देते हैं। यानी पूरी बॉडी में ट्यूमर फैल जाता है, वो एक पार्ट से दूसरे, ब्रेन में है, लिम्स में चला गया, आपके लिवर में, हर जगह जो है वो ट्यूमर फैल जाएगा, वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ट्यूमर यानी इसमें क्या हो जाता है, कैंसरस सेल्स हो जाते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी? घर की प्रॉपर्टी नहीं भाई, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन।
यानी अब कांटेक्ट पे आने पे भी ये सेल्स डिवाइड होना रुकते नहीं हैं, ऐसा मास बन जाता है। तो ये कहानी मैंने क्यों समझाई, क्योंकि पीछे एक नाम आया था मैलिग्नेंट ट्यूमर, और मैं नहीं चाहती ये वर्ड सुनते ही मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, है ना। दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए वीडियो के एंड, ऐसे नहीं वीडियो खत्म हुआ और दिमाग में ये क्वेश्चन है आपके, समझ गए। मैलिग्नेंट ट्यूमर तो होता क्या है, HIV एड्स से 2-3 जो चीज़ें हैं ना उनको जन्म ले लेता है। ये पर्टिकुलर बीमारी ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये होने के बाद इम्यून सिस्टम वीक होता है एंड बाकी बीमारियों को इन्विटेशन मिल जाता है। जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़ में, और बाकी सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं पैथोजन से। मेन सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज़ के, देखो, डैमेज टू द ब्रेन, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख वगैरह भी बहुत कम हो जाती है, अनएक्सप्लेन वेट बहुत कम हो जाता है और बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में, क्रॉनिक डायरिया यानी क्या होता है, लूज मोशन को साइंटिफिकली डायरिया कहते हैं, कफ, नाइट स्वेट यानी रात में सोते टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आना, यानी बहुत ठंड चल रही है तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आती है यानी थोड़ी थोड़ी सांस लेते हैं ये, एंड सीवियर वीकनेस। ओके, तो ये सब क्या है, मेन सिम्टम्स है किसके, एड्स के। In people with AIDS, infection diseases, neurologic damage and physiological waste leading to death। तो ये सब क्या होता है, लास्ट तक अगर ये सब चीज़ें क्योर नहीं हो पाती है, मेंटेन नहीं होती है, तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। स्प्रेड ऑफ डिजीज, एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड ओनली बाय कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स कंटेनिंग ब्लड ऑफ अ पेशेंट विद द ब्लड ऑफ अ हेल्दी पर्सन। एड्स वगैरह के लिए होता क्या है, कुछ एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे कि ऐसा आता है, लोग HIV एड्स जिसको होता है उस इंसान से दूर रहते हैं बहुत। तो ये अवेयरनेस इसलिए बताया जा रहा है आपको। एड्स का केस थोड़ा अलग है बेटा, एड्स नॉर्मल टच वगैरह से स्प्रेड नहीं होता है। ये कैसे स्प्रेड होगा, इन्फेक्टेड के हेल्दी पर्सन में अगर, या तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर इफ देयर इज टिश्यू इंजरी टू परमिट ब्लड कॉन्टैक्ट, यानी कहीं भी आपने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और कॉन्डम के बिना किया है, उसके बाद अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लो मेल इन्फेक्टेड है, और क्या हुआ, कहीं भी आपको इंजरी या कट वगैरह लगा है और ब्लड जो है फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, तो हो सकता है एड्स फैल सकता है। यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस टू इंजेक्ट ड्रग्स एंड वैक्सीन, तभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओ या आप घर में से किसी को लेके जाओ, तो हमेशा ये देखा करो कि कोई भी अगर इंजेक्शन लगनी है, सिरिंज लगनी है, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो। या तो आप डॉक्टर को या जो भी नर्स लगाएं बोलो कि वो नहीं लगाएं, या आप अपनी खुद की नई एकदम फ्रेश सिरिंज या इंजेक्शन लेके जाए, क्योंकि क्या होता है, हज़ारों पेशेंट्स आते हैं एंड कभी कभार कुछ जगहों पे होता है ऐसा कि वो जो है बोलते हैं ना, पैसे बचाने के चक्कर में नई सिरिंज वगैरह नहीं लेते हैं, किसी की लगा दी आपको सिरिंज या नीडल, तो फिर क्या है, बीमारी फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर क्या होता है, यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड रेजर्स फॉर शेविंग, ये भी एक कारण है। यानी मान लो घर में 2-3 लड़के हैं, है ना, तो एक दूसरे का रेज़र जो है यूज़ करते हैं, शेव वगैरह बनाते हैं कि नहीं। तो अब रेज़र, क्योंकि होता क्या है, बोलो मैम रेज़र में क्या प्रॉब्लम है, शेव वगैरह करने में कभी कभार कट लग जाते हैं ना, तो कट लगने पर क्या निकलेगा बाहर, खून निकलेगा, ऑरेंज जूस थोड़ा निकलेगा, खून निकलेगा। खून निकला, मान लो वो रेज़र पे रह गया, कहीं इतना सा भी ड्रॉप रह गया उसका, और वो किसी और ने यूज़ किया, वही कहानी चालू हो जाएगी। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, कहीं भी अगर इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स कहीं से भी कोई भी डिफरेंट वे से भी ट्रांसफ्यूज हो जाएं, तो भी ये बीमारी हो सकती है। ऑलराइट, प्रिवेंशन, आप बोलोगे मैम इतना तो बता दिया, बीमारी हो सकती है, हो गई, तो अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पीपल पर्टिकुलरली दोज इन हाई रिस्क ग्रुप should be educated about AIDS transmission, advantage of using condom, danger of sharing needles and virtue of monogamy। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आपने ये सब पढ़ा है तो आपको खुद भी अवेयरनेस हो गई होगी छोटी छोटी चीज़ों की, कि यार अब हम एडोलेसेंस की एज में आ गए हैं, या फिर हम जिसको भी अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। December 1 December is celebrated every year as the World AIDS Day to spread information about AIDS among the public। यानी 1 दिसंबर इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है डायरेक्टली ही कि एड्स डे कब माना जाता है, 1 दिसंबर को। क्यों, बोलो मैम इसमें मनाना क्या है। एड्स डे मनाने का पर्पस है, सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को अवेयरनेस दें, जागरूक करें नागरिकों को कि भाई, क्योंकि देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, रूरल भी छोड़ दो यार, मैंने तो देखा है अर्बन एरियाज़ में ही हमारे पेरेंट्स हैं, रिलेटेड लोग हैं, उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, या एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन यानी आप जो बच्चे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को आप भी अवेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट आ जाओ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे को नाम बताना है इस बीमारी का, याद रखो क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वॉट्स जो है कैसा डिजीज है, एसटीडी है, किससे कॉज होता है। तो वॉट्स, इट इज अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो बेटा बैक्टीरिया के दो देख लिए, गोनोरिया, साइफिलिस, और वायरल के दो देखे हैं हमने, एक तो एड्स है और क्या नाम दिखा है, वॉट्स। वॉट्स यानी ऐसे कॉमन वॉट होता है यहाँ पे हैंड पे कहीं पे जो है आपको ऐसे छोटा सा ऐसा फुंसी टाइप कह सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड हम इसे वॉट के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही छोटे से टॉपिक हैं ये एंड काफ़ी आसान है, वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपने अपने फैमिली में भी कहीं देखा होगा, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या कोई भी होगा जो प्रेग्नेंट है, तो उनका कितना ख्याल रखा जाता है। क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई दो लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, एक तो जो मदर है और एक जो बच्चा होने वाला है, दोनों को हेल्दी रहना चाहिए। तो उसके लिए कुछ टर्म्स यहाँ पे हैं, उन्हें हम रीड कर लेते हैं। Malnutrition, lack of proper nutrition, and stress during pregnancy are the major causes of ill health of women. होता क्या है, प्रेगनेंसी के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए तो वुमेन को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता है। मैल न्यूट्रिशन एक सबसे बड़ा कारण है, यानी ढंग का न्यूट्रिशन नहीं देना, और दूसरा जीवन का स्ट्रेस, क्योंकि जो है फीमेल्स, वुमेन को हम मानते हैं सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना ऑलराउंडर, घर के काम, बाहर के काम, हर चीज़ का स्ट्रेस जो है वुमेन्स जो है संभालती हैं। तो अब क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को अगर ऐसे टेंशन आए तो उनकी खुद की हेल्थ तो बिगड़ती है, और जो है बच्चे की, जो बच्चा होने वाला होता है, उसकी हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। शी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड ऑल केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोवाइड हर हाईली न्यूट्रिशन एंड ईजिली डाइजेस्टेबल फूड। She must be kept free from any stress on account of family disputes or financial problems। यानी इस पीरियड में एटलीस्ट, वैसे तो हमेशा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये माना जाता है इस पीरियड में, प्रेगनेंसी के पीरियड में एटलीस्ट जो है उनका जो वर्कलोड है फीमेल्स का, वो कम कर दिया जाए, उनको जीवन का स्ट्रेस ना दिया जाए। क्योंकि हर चीज़ में क्या आदत होती है, हमें मम्मी मम्मी आवाज़ लगाते हैं। यहाँ पे अगर पलक मैम मुझे ना हल्की सी लग भी जाए ना, या यहाँ मैं स्टेज से गिरने वाली हूँ, तो मेरे मुँह से क्या वर्ड निकलता है, अरे मम्मी या अरे माँ। तो क्यों ऐसा निकलता है भाई? क्योंकि हमें पता है हर चीज़ में शी इज़ द सेवियर। तो यानी लाइफ की हर प्रॉब्लम हम वहीं डाल देते हैं, हर स्ट्रेस। तो ये एक छोटी सी सीख भी है कि बेटा अपनी जीवन की चीज़ें जो है अपने पे लेना स्टार्ट कर दो। इंडिया में क्या करते हैं हम, बच्चे जो है बढ़िया बहुत लंबी उम्र तक जो है पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं। कोशिश करो, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि घर से भग जाना, घर में रह के ही आप इंडिपेंडेंसी, यानी अगर अपने पेरेंट्स के काम आप करने लगो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगो, दैट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंसी। आई होप इस वर्ड का सही मतलब समझो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर निकल गए, फ्री हो गए, ये नहीं है। आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकें, उसे कहते हैं पर्टिकुलर इंडिपेंडेंसी। तो आई होप इस टॉपिक से आपको थोड़ी सीख मिली होगी, कुछ समझ आया होगा। इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल, क्या कहा जाता है, नंबर 1, वुड बी मदर्स। वुड बी मदर्स यानी क्या, जो होने वाली माँ है, should not take heavy doses of such medicines which are probably not allowed during pregnancy। एक चीज़ देखी होगी, काफ़ी मेडिसिन्स वगैरह पे भी लिखा आता है कि नॉट अलाउड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, या प्रेग्नेंट वुमेन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके ही चीज़ें ले। यानी अपने आप से ऐसा नहीं है कि हम जैसे यूजुअली नॉर्मली बुखार हुआ हमें तो हमने उठा के क्रोसिन खा लिया, कोई ऐसी दवाई खा ली है ना, एंटीबायोटिक, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ एंटीबायोटिक खा ली। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है। देन सिगरेट स्मोकिंग, LSD एंड marijuana शुड नॉट बी used by would be mothers as they cause harmful effects on the fetus। अब ये यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ के साइड है, यानी जो फीमेल्स सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर जो है ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। ओके, एंड सिगरेट स्मोकिंग तो और ये सब वैसे भी अवॉइड ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अ वेरी हाई लेवल ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड एज इट कैन कॉज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन। यानी शराब जो है, अल्कोहल जो है, उसकी ड्रिंकिंग लेवल बोलते हैं हाई लेवल बहुत नहीं होना चाहिए। लिटिल लेवल आई थिंक उतना कंसिडर करते हैं, लेकिन हाई लेवल क्यों नहीं? क्योंकि जो है इससे अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम,
जिससे जो पैदा होने वाला बच्चा है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन, थिंकिंग एबिलिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। नंबर 4, द नंबर ऑफ बर्थ शुड बी लिमिटेड एंड प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज शुड बी मेंटेन। ये पीछे ही मैं बता चुकी हूँ कि एकदम जो है बच्चे इतने सारे पैदा नहीं करने हैं, अच्छा स्पेस होना चाहिए, 1 से 3 साल तक का स्पेस हम मानते हैं। क्यों? ताकि जो है मदर की हेल्थ, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हुए हो, आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, आपकी हेल्थ जो है इतनी ज़्यादा अभी डाउन हो जाएगी, तो उसके बाद अगेन एक बच्चा पैदा करना रिस्क है। तो 3 इयर्स ये जो टाइम हम मानते हैं ना, स्पेसिंग टाइम, ताकि जो है हेल्थ वापस रिजुविनेट हो जाए। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, सफिशिएंट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग यानी क्या? यानी बच्चा पैदा हो गया है और फीडिंग है, यानी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करता है वो, तब भी अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध ही सब कुछ होता है, उसको जितना न्यूट्रिशन, जितनी इम्यूनिटी जा रही है वहीं से जा रही है। तो जब मदर अच्छा न्यूट्रिशन लेगी तो ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को मिल्क भी अच्छा मिलेगा और बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे, जैसे हमारे इंडिया के बच्चे होते हैं, है ना। चलिए, तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रा मुझे कमेंट करके बताया करो, एंड कोई भी डाउट रह जाता है डोंट वरी, कमेंट सेक्शन में सब बता सकते हो, मैं आपको वहीं पे जवाब दूंगी। अभी ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ये मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है बेटा 100% फ्री एजुकेशन। 100% मतलब 100%, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे कोई कूपन कोड मांगेंगे कि भाई आपको डिस्काउंट लगा है 50-60% का, या इस पैकेज को बाय करो। कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं बोलेंगे। हमारे ये सारे टॉप कोर्सेज हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, CBSE NTSC ओलंपियाड्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव्स हैं, CUET, जबकि IIT JEE नीट जिनके लाखों करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं, उसकी भी तैयारी हम करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, SSC UPSC, इन सब की तैयारियां भी हम करवाते हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो आप जो है आप अपने भाई बहन कजिन जो भी रिलेटिव्स हैं उन्हें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और हमसे टीचर्स से आप कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं, आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट्स हर जगह हैं, हम फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।